गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कृतिका गंगावत आपको जूलॉजी पेपर पढ़ा। जूलॉजी पेपर में भी हमारे 3 पार्ट्स हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में, दैट इज पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड एंड पेपर थर्ड। तो जब हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट की, देन पेपर सेकेंड की एंड देन पेपर थर्ड, तो 3 पेपर्स कंबाइन करके एक जूलॉजी सब्जेक्ट को बना रहे हैं। जहां पेपर फर्स्ट की बात करते हैं तो ये है हमारा डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स। वहीं सेकेंड पेपर है हमारा सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। वहीं थर्ड पेपर है हमारा डेवलपमेंटल बायोलॉजी। राइट, ये 3 पेपर्स हमारे फर्स्ट ईयर में हैं। डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से विभिन्न प्रकार के जंतु उपस्थित हैं, उनका क्लासिफिकेशन, उनमें क्या क्या प्रोसेस प्रक्रियाएं होती हैं, फिजियोलॉजी। सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स में सेल के कंपोनेंट्स कैसे हैं, क्रोमोसोम्स, जीन्स, इन सब लेवल पर हम स्टडी करेंगे। और जेनेटिक्स में हम जीन्स से रिलेटेड बात करेंगे, मेंडल्स के लॉज के बारे में और बाकी सारी चीजें उससे रिलेटेड स्टडी करेंगे। वही डेवलपमेंटल बायोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो ये परिवर्तन जैविकी के नाम से जानी जाती है और इसके अंदर हम डिटेल में सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे परिवर्तन हो रहा है, उसके बारे में स्टडी करें। राइट, तो जब हम एग्जाम पैटर्न पे जाते हैं कि एग्जाम में किस प्रकार से पैटर्न्स आते हैं, उसमें हम बात करते हैं कि पूरा पेपर हमारा जूलॉजी का 100 मार्क्स का होता है। राइट, उस 100 मार्क्स में इन तीनों में डिवीजन हो जाता है, जैसे 33 मार्क्स एंड 34 मार्क्स। ठीक है, दोनों पेपर्स 33 मार्क्स के होते हैं और लास्ट वाला पेपर 34 मार्क्स का रहता है। तो इसमें अगर हम पेपर पैटर्न की बात करते हैं तो कैसे पेपर आएगा हमारे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो शॉर्ट आंसर्स का आएगा। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट आंसर्स जो होते हैं वो हम मान सकते हैं कि 33 मार्क्स वाले में 1 into 9 हो सकते हैं। 9 मार्क्स के छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे जिनमें हम 1 वर्ड या 1 लाइन के अंदर आंसर देना। ठीक है, और जब हम 34 वाले की बात करेंगे तो 10 मार्क्स का ये हो जाता है। ठीक, बाकी लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे हर यूनिट से। ठीक है, क्योंकि यूनिट्स में भी डिवीजन है यहाँ पर और हम देखेंगे क्योंकि ये यूनिट में डिवाइडेड है, यूनिट 1, 2, 3 यूनिट्स होंगी सब पेपर में, तो हर यूनिट में आपके 3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जिसमें से हर यूनिट में से आपको एक क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा और इसके अलावा किसी भी एक यूनिट से आप एक क्वेश्चन और कर सकते हो। टोटल यहाँ पर 4 क्वेश्चंस करने होते हैं 9 में से और हर यूनिट में से एक क्वेश्चन तो अटेम्प्ट होना ही चाहिए। तो इस हिसाब से मार्किंग होती है कि 6 4 24, 4 क्वेश्चंस और 6 मार्क्स के, तो इस तरह से 24 मार्क्स की मार्किंग हो जाती है। तो ऐसे 100 मार्क्स का पेपर आएगा, तीनों पेपर में डिवीजन होता है और हमारा डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो है वो 34 मार्क्स का आता है। राइट, ये हमारी बात है पेपर डिस्ट्रीब्यूशन और पेपर पैटर्न। नाउ हम बात करेंगे, हम पढ़ेंगे पेपर थर्ड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहला यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट ही पार्ट है, फर्स्ट ही चैप्टर है हिस्टोरिकल रिव्यू।
ठीक है, हिस्ट्री के बेसिस पर, इसकी हिस्ट्री है थोड़ी सी कि कैसे साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी हैं जिसके बेसिस पर हम डेवलपमेंट को स्टडी कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजी, जिसे हम भ्रूणिकी भी बोलते हैं, ठीक। एम्ब्रियोलॉजी जो है वो ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बनता है, जिसका मतलब हुआ कि एम्ब्रियो प्लस लॉजी। एम्ब्रियो मतलब हुआ भ्रूण और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भ्रूण की स्टडी, तो इस ब्रांच को हम भ्रूणिकी के नाम से या एम्ब्रियोलॉजी के नाम से भी बोलते हैं, जिसमें हम भ्रूण का अध्ययन करते हैं, एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं, राइट, एम्ब्रियोलॉजी। तो सबसे पहले जब परिवर्धन पढ़ते थे हम, डेवलपमेंट पढ़ते थे, तब भ्रूणिकी नाम से इसको जाना जाता था। पर बाद में साइंटिस्ट ने आर्ग्यू किया कि भ्रूणिकी कैसे हो सकता है, क्योंकि हम जब परिवर्धन पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, तो वहां पर हम सिर्फ भ्रूण तक ही सीमित नहीं है, एम्ब्रियो तक ही डिटरमाइन नहीं है, हम उसके आगे का भी पढ़ते हैं कि कैसे एक बच्चा पैदा हो रहा है, उसके अंदर फिर क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, जिसके कारण वो इतना बड़ा हो जाता है, ठीक। इसलिए इसको बाद में रिजेक्ट किया गया और बाद में बोला गया कि इस टर्म को हमें डेवलपमेंटल बायोलॉजी ही बोलना चाहिए। डेवलपमेंटल बायोलॉजी नाम फिर इसको दिया गया, क्योंकि हम हर स्टेज की बात करते हैं यहाँ पर हम सिर्फ भ्रूण तक सीमित नहीं है, एम्ब्रियो की ग्रोथ तो देख ही रहे हैं, भ्रूण की तो परिवर्तन देख ही रहे हैं, उसके साथ साथ हम मॉर्फोजेनेसिस भी देखते हैं कि किस प्रकार से मॉर्फोजेनेसिस हो रहा है, कैसे आकार मिल रहा है, कैसे शेप मिल रहा है उसे, हम डिफरेंशिएशन भी देखते हैं, विभेदन किस प्रकार हो रहा है कोशिकाओं में, ठीक। हम रीजनरेशन भी देखेंगे, ठीक है, कि किस प्रकार से एक अंग वापस से जनरेट हो जाता है, वापस से बन जाता है कुछ जंतुओं में। तो हम इतने सारे मेथड्स को पढ़ते हैं, इसलिए हम इसको सिर्फ एम्ब्रियोलॉजी नहीं बोल सकते, इसको हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। पर अभी भी कई जगह पर एम्ब्रियोलॉजी इसे बोला जाता है, एम्ब्रियोलॉजी वर्ड को यूज किया जाता है। और अगर हम बोलते हैं यहाँ पर एम्ब्रियोजेनेसिस, तो उसका मतलब क्या हुआ कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो का निर्माण, ठीक, जिसका मतलब हुआ भ्रूण जन्म, ठीक है, और इसको हम बोलेंगे परिवर्धन जैविकी, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें बताई जाती। अब हम बोल रहे हैं कि सिर्फ परिवर्धन जैविकी ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें अगर किसी जंतु को, किसी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है, उसका अध्ययन करना है, तो उसके लिए हमें और भी चीजें जरूरी होती हैं, और भी जो जूलॉजी की ब्रांचेस हैं उनकी हमें नीड होती है। जैसे हम बोलेंगे जेनेटिक्स भी जरूरी है, जीन लेवल का हम पता लगा सके ताकि कि जीन किस प्रकार से इसके अंदर व्यवस्थित है। वहीं सेल बायोलॉजी भी जरूरी है कि किस प्रकार से इसमें ऑर्गेनल्स जो हैं वो उपस्थित है। इसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी जरूरी है, ठीक है, कि मॉलिक्यूल्स किस प्रकार से यहाँ उपस्थित हैं। बायोकेमिस्ट्री भी जरूरी है कि यहाँ पर डीएनए उपस्थित है, प्रोटीन उपस्थित है, पर उसकी संरचना किस प्रकार से है। इसी के साथ यहाँ पर फिजियोलॉजी भी जरूरी है कि कार्य की किस प्रकार से ये करते हैं। तो इन सब की नॉलेज, इन सब की इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी को और आसानी से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, ये तो हमने बात की कि हम कौन सी टर्म यूज करें।
डेवलपमेंट या परिवर्तन की बात करते हैं तो डेवलपमेंट में हम मान के चलते हैं कि ये दो प्रकार का हो सकता है, ठीक। एक होगा ऑन्टोजेनिक, एक होगा फाइलोजेनिक, ठीक है। ऑन्टोजेनिक को हम व्यक्तिवृत्तीय परिवर्तन भी बोलते हैं। व्यक्तिवृत्तीय का मतलब हुआ कि एक जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, एक अकेला जो जंतु है, उसका परिवर्तन हम यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि एक फ्रॉग जो है उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसका परिवर्तन हो रहा है। तो कैसे होगा? एग से टेडपोल बनेगा, टेडपोल से फ्रॉग का निर्माण होगा। तो ये हो गया व्यक्तिवृत्तीय परिवर्तन। वहीं हम फाइलोजेनेटिक या फाइलोजेनिक परिवर्तन की बात करते हैं तो इसे हम बोलते हैं जातिवृत्तीय परिवर्तन, जिसका मतलब हुआ कि यहाँ पर एक जंतु या एक व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं करेंगे, एक पूरी जाति के बारे में बात करेंगे, पूरी स्पीशीज के बारे में, एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे और वहां पर परिवर्तन हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम बात करते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं पूरे एम्फीबिया की, तो हम सबका परिवर्तन देखेंगे कि किस प्रकार से वहां पर परिवर्तन क्रिया हो रही। अगर हम बात करते हैं फ्रॉग्स की, तो फ्रॉग्स में भी हम इनके एंसेस्टर्स जो होंगे, इनके जो पूर्वज होंगे, उनका परिवर्तन भी देखेंगे। और जो मॉडर्न एरा वाले होंगे, जो अभी जस्ट बॉर्न हुए हैं, उनका परिवर्तन भी देखेंगे। मतलब यहाँ पर हम पूरी फाइलोजेनी देखते हैं, पूरी जाति को देखते हैं कि इनके एंसेस्टर्स, पूर्वज किस प्रकार के रहे होंगे। जैसे अगर हम हमारा एग्जांपल लें तो हमारे फादर, हमारे ग्रैंडफादर, हमारे फादर, ग्रैंडफादर की भी ग्रैंडफादर, तो पूरा क्या बन गया हमारा एक तरह से फैमिली ट्री बन जाता। तो वो पूरा चीज जहां हम स्टडी करते हैं उसको हम बोलेंगे फाइलोजेनेटिक, दैट मींस जातिवृत्तीय परिवर्तन। ठीक है, तो डेवलपमेंट को हमने दो प्रकार से बांटा है, ऑन्टोजेनिक एंड फाइलोजेनिक। एक और चीज जो हमें देखने को मिलती है यहाँ पर वो ये है प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल। ठीक है, प्रीनेटल ग्रोथ कौन सी होती है, किस प्रकार की होती है? उसके अंदर बर्थ से पहले की हम बात करते हैं। ठीक है, ये जैसे सपोज एक चाइल्ड है, एक शिशु है, उसका बर्थ हुआ है, उसका जन्म हुआ है, तो उससे पहले की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब हुआ कि वो कहाँ है? यूटेरस के अंदर। ठीक, यूटेरस के अंदर, गर्भाशय के अंदर उपस्थित। तो उसकी हम बात करेंगे प्रीनेटल, बर्थ से जस्ट पहले कैसा भ्रूण होता है, कैसे परिवर्तन होते हैं। और पोस्टनेटल का मतलब हुआ कि बर्थ के जस्ट बाद। ठीक है, कि एक बार एक शिशु का जन्म हो गया है, उसके बाद उसमें क्या परिवर्तन होते हैं। तो कई बार हम इस डेवलपमेंट को इस तरीके से भी स्टडी करते हैं कि जन्म के पूर्व और जन्म के बाद वाले परिवर्तन। ठीक, अब हम देखते हैं हिस्टोरिकल रिव्यू। ठीक है, वो नॉर्मली हमने एक इंट्रोडक्शन पढ़ा कि किस प्रकार की टर्म्स हम यूज में ले सकते हैं। अब हिस्टोरिकल रिव्यू में हम बात करेंगे सबसे पहले ओल्ड टाइम की। ठीक है, प्राचीन काल जो होता है उसकी हम बात करेंगे। और प्राचीन काल में भी सबसे पहले हम बात करेंगे ओल्ड थॉट्स। ठीक है, प्राचीन विचार किस प्रकार से थे अलग अलग वैज्ञानिकों।
प्राचीन थॉट्स की या प्राचीन विचारों की बात करते हैं तो हम मान के चलते हैं उसका टाइम 3000 से 1500 BC तक होता है। BC का मतलब हुआ ईसा पूर्व या बिफोर क्राइस्ट। ठीक, अब हम यहाँ बोलते हैं कि प्राचीन काल में भी हमने देखा कि एबॉर्शन जो होता है, गर्भपात जो होता है, उसके बारे में काफी सारी बातें चलती कि किस प्रकार एबॉर्शन किया जा सकता है, किस प्रकार अगर गर्भ निरोधक जो चीजें होती हैं, मतलब दैट मीन्स जो शिशु बर्थ कर रहा है उसको किस प्रकार से स्टॉप किया जाता है। तो इससे रिलेटेड बातें पहले भी चलती आ रही थी, एबॉर्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 600 BC के अराउंड हमने देखा और हम ये थॉट्स दिए गए, ये विचार दिए गए कि जो भी ऑर्गेनिज्म जन्म ले रहा है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जंतु का बर्थ 3 प्रकार से हो सकता है। ठीक है, 3 टाइप से किसी भी जंतु का जन्म हो सकता है। दैट मीन्स एग से, अंडों से, ऑर्गेनिज्म से, जंतु से, सजीवों से, और थर्डली बीजों से या फिर जर्म्स। ठीक है, जिन्हें हमने बाद में जर्म सेल नाम दिया। मतलब 3 प्रकार से, 3 फॉर्म से किसी भी जंतु का बर्थ हो सकता है, जन्म हो सकता है, अंडों से, सजीवों से और बीजों से। ये एक विचार दिया गया था, प्रस्तुत किया गया। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट 2nd या 3rd AD के आसपास एक बुक मिली हमें, जो हिंदू बुक है एक प्रकार से, जिसे हमने नाम दिया सुश्रुत संहिता। ठीक है, इस बुक में भी हमने स्टडी किया कि जब किसी शिशु का जन्म होता है तो वो माता के अंदर होता है। ठीक, और माता से ही वो पोषण प्रदान करता है, मींस मदर से ही वो न्यूट्रिशन ले रहा है, और जो पूरा डेवलपमेंट है, परिवर्तन है, वो कहाँ पर हो रहा है, मदर की वोम्ब के अंदर। ये इस बुक में भी दिया गया था, जो कि एक बहुत मानी हुई बुक है, सुश्रुत संहिता। राइट, इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं, कई बार पूछा जा सकता है ये। ठीक है, तो ये हम ओल्ड थॉट्स की बात करते हैं, प्राचीन मतों। ठीक है, किस प्रकार से परिवर्तन के बारे में बात होना वहां पर शुरू हो गई थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओल्ड टाइम में ही ग्रीक थॉट्स की, यूनानी विचार। ठीक है, ग्रीक ने भी थॉट्स दिए थे। इसमें अलग अलग प्रकार के साइंटिस्ट हमें देखने को मिलेंगे कि किस प्रकार से अलग अलग साइंटिस्ट के थॉट्स थे। एक एम्पिडोकल्स साइंटिस्ट का नाम था। सेकेंड साइंटिस्ट का नाम था हिप्पोक्रेट्स, जिनका 460 से 377 BC तक का टाइम था। थर्ड साइंटिस्ट थे हमारे एरिस्टोटल या अरस्तु, जिनका टाइम था 384 से 322 BC। राइट, और फोर्थ साइंटिस्ट थे हमारे हेरोफिल्स एंड गेलन। ठीक है, इस प्रकार से 4 अलग अलग साइंटिस्ट यहाँ पर उपस्थित थे, जो यूनानी वैज्ञानिक। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एम्पिडोकल्स की। तो इन्होंने एक्सप्लेन किया, इन्होंने बताया कि जो भी जंतु है जिसका भी परिवर्तन हो रहा है, उसका परिवर्तन आंशिक परिवर्तन होता है, पार्शियल डेवलपमेंट। मतलब आंशिक जो पार्ट है वो मादा प्ले करती है, और आधा जो पार्ट है, आंशिक पार्ट, वो नर प्ले करता है। इसका मतलब ये हुआ कि मादा के अंदर, मदर के अंदर, फीमेल के अंदर परिवर्तन होता है। ठीक है, वहां पर कुछ ऐसे कण, पार्टिकल्स उपस्थित है जिनसे जंतु का जन्म होता है, और जो मेल है वो सीमन का योगदान करता है, सीमन प्रोवाइड करता है
जो कि मादा के अंदर जाके उत्तेजित करता है, उसे एक्टिवेट करता है ताकि एक जंतु का निर्माण हो सके। तो उनका कहना यही था ओवरऑल कि मेल और फीमेल दोनों मिलकर अपना अपना आधा पार्ट देते हैं और तब जाके किसी का परिवर्धन हो पाता है। तो पार्शियल डेवलपमेंट ऑफ बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, ठीक है। पार्शियल कंट्रीब्यूशन भी बोल सकते हो यहाँ पर कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं दोनों पार्शियली, आधा आधा। मेल्स सीमन देता है और जो फीमेल्स हैं वहां पर डेवलपमेंट होता है। इस प्रकार से दोनों आधा आधा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिप्पोक्रेट्स की। हिप्पोक्रेट्स ने हेन जो होता है, मुर्गी का जो अंडा है, उसके पूरे परिवर्तन को स्टडी किया है, उसके पूरे डेवलपमेंट को देखा है कि किस प्रकार से मुर्गी का अंडा परिवर्तित होकर मुर्गी के अंदर या मुर्गी के अंदर चेंज होता है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरिस्टोटल की। इन्होंने भी परिवर्तन देखा हेन में और कई अदर ऑर्गेनिजम्स में, दूसरे जंतुओं में भी इन्होंने परिवर्तन देखा। जब हम एरिस्टोटल की बात करते हैं, अरस्तु की बात करते हैं, तो ये एम्ब्रियोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि इन्हें हम फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। भ्रूण विज्ञान का जनक भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था दी जनरेशन एनिमेलियम, ठीक है। ये बुक उनकी बहुत फेमस हुई थी। इसके अंदर इन्होंने एम्ब्रियोलॉजी वर्ड्स को यूज किया था और इसके अंदर बहुत सारे चीजों के बारे में डिस्क्राइब किया। तो याद रखने वाली चीज क्या है कि एरिस्टोटल को फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। और इनकी बुक है दी जनरेशन एनिमेलियम। लास्ट हम बात करते हैं हीरोफेल्स एंड गेलन की, जिन्होंने ये बताया कि जो फीमेल्स होती हैं, जो मादाएं होती हैं, वो भ्रूण को डेवलप करने के लिए, भ्रूण के परिवर्धन के लिए पोषण प्रदान करती हैं। तो न्यूट्रिशन जो है वो फीमेल्स के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये हीरोफेल्स एंड गेलन ने दिया। तो ये चार साइंटिस्ट थे ग्रीक थॉट्स वाले, यूनानी विचार, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये ओल्ड टाइम था, प्राचीन काल का। अब हम बात करेंगे कौन से टाइम की, मॉडर्न एरा, आधुनिक काल की, जिसमें हमारा आता है मॉडर्न एरा या मॉडर्न टाइम, आधुनिक काल। सबसे पहले इसके अंदर हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ प्री फॉर्मेशन। इसको अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने हिसाब से दिया था। अभी हम देखते हैं इसको। ठीक, इसे हम बोलते हैं पूर्व रचना सिद्धांत या थ्योरी ऑफ प्री फॉर्मेशन। इसका मतलब हुआ कि जो स्वैमर्डन साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था, इन वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था कि जो एग
ठीक है, जो अंडा है या फिर जो स्पर्म है, नर युग्मक है या मादा युग्मक है, मेल या फीमेल गैमेट है, उन दोनों में किसी में भी एक प्रीफॉर्म्ड संरचना, पूर्व रचित संरचना उपस्थित रहती है, जिसको हम बोलते हैं एक मिनिएचर फॉर्म में, सूक्ष्म रूप में एक जंतु उपस्थित रहता है। फिर उसे जैसे ही सिग्नल्स मिलते हैं या उत्प्रेरित किया जाता है तो वो एक बड़े जंतु में परिवर्तित हो जाता है। मीन्स वहां पर दोनों में से किसी एक में पूर्व रचित रचना है, ठीक है, जो कि एक बिल्कुल छोटी फॉर्म में, बिल्कुल छोटी अवस्था में उपस्थित, और जैसे ही उसे उत्प्रेरण मिलेगा, इंडक्शन मिलेगा, सिग्नल मिलेंगे या स्टिमुलस मिलेगा, उद्दीपन मिलेगा, तो वो बड़ा हो जाता है। ये स्टैमरडम ने दिया था, ठीक है। बाद में इसी थ्योरी को मेलपेगाय, बोनेट, स्प्लैंचनी, इन सब ने आगे की तरफ बढ़ाया और उन्होंने बोला कि ये जो मिनिएचर फॉर्म है, ये जो सूक्ष्म रूप है, ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है? एग के अंदर, ठीक है। ओवा के अंदर ये सूक्ष्म रूप उपस्थित होता है और सिग्नल मिलने पर ये बड़ा हो जाता है। पूर्व रचित है, प्री फॉर्म्ड है, उसमें कोई विभेदन नहीं होता, सिर्फ वो आकार में बड़ा हो जाता है। तो इन्होंने क्योंकि बोला ये सूक्ष्म रूप ओवा में उपस्थित है, पूर्व रचित, तो इन साइंटिस्ट को हमने ओविस्ट नाम दिया, इसलिए हमने इन्हें ओविस्ट कहा। अब सेकेंड की हम बात करते हैं ल्यूवेनहॉयड एंड हार्टसॉकर की। नाम से ही पता चल रहा होगा कि हमने स्पर्मिस्ट बोला है, इसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने बताया कि ये जो सूक्ष्म रूप है, पूर्व रचित रूप है, ये कहाँ उपस्थित होता है? स्पर्म के अंदर, नर युग्मक के अंदर उपस्थित होता है, और इसलिए इन साइंटिस्ट को हमने स्पर्मिस्ट नाम। तो थ्योरी ऑफ प्री फॉर्मेशन के अंदर यही बताया गया कि पूर्व रचित अवस्था में एक जंतु अंडे या शुक्राणु के अंदर उपस्थित रहते हैं, ठीक है, और वो बहुत लघु रूप में, बहुत सूक्ष्म रूप में होते हैं, ठीक है। बाद में सिर्फ उनमें परिवर्तन होकर वो बड़े हो जाते। बाद में इस थ्योरी को डिसरिगार्ड कर दिया गया था, माना ही नहीं गया, ठीक है। तो ये थी पूर्व रचित सिद्धांत या थ्योरी ऑफ प्री फॉर्मेशन। सेकेंड थ्योरी की हम बात करेंगे, तो हमारी सेकेंड थ्योरी है थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस। इस थ्योरी को हम बोलते हैं कि नवरचित संरचनाओं का निर्माण होता है। यहाँ पर ये थ्योरी दी थी वॉल्फ ने। वॉल्फ ने पहले तो बोला कि जो पूर्व रचित संरचनाएं हैं, जो हमने पढ़ा प्री फॉर्म्ड जो है स्ट्रक्चर्स, पूर्व रचित संरचनाएं जो उपस्थित हैं, वो ऐसा कुछ होता ही नहीं। इन्होंने उस थ्योरी को फेल किया और बोला ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब भ्रूण परिवर्तन करता है, जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट करता है, तो उस समय पर जो भी अंग हैं वहां पर नव निर्मित होते हैं, धीरे धीरे डेवलपमेंट करते हैं। इसलिए इस थ्योरी को नाम दिया गया एपिजेनेसिस। एपी का मतलब, जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण या फॉर्मेशन। एपी मतलब आगे की तरफ फॉर्मेशन। तो इन्होंने क्या बोला, जो एम्ब्रियो है, जो भ्रूण है, वो न्यू ऑर्गन्स को डेवलप कर रहा है, नए अंगों को बना रहा है, फॉर्म कर रहा है, और उसी के कारण परिवर्तन हो पा रहा है, डेवलपमेंट हो पा रहा है, ठीक है। मतलब नव निर्माण होता जा रहा है, पहले से कुछ भी फॉर्म नहीं है, पहले से बना हुआ कुछ भी नहीं होता। तो इसको नाम दिया था थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस, ठीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड थ्योरी की यहाँ पर, जिसे हम बोलते हैं जर्म लेयर थ्योरी। ठीक है, पेंटर नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने
से ही पता चल रहा है हमें कि यहाँ पर जर्म लेयर के बारे में बताया, ठीक है, जो जन्म कलाएं होती हैं उनके बारे में बताया। और बोला गया किसके द्वारा, पेंडर के द्वारा, पेंडर साइंटिस्ट के, इन्होंने बताया, इन्होंने हेन के अंदर स्टडी किया, मुर्गी के अंदर पूरा डेवलपमेंट परिवर्तन देखा और उन्होंने बताया कि हेन में या सभी जंतुओं में 3 स्तरीय लेयर का निर्माण होता है, ठीक है, 3 जर्मिनल लेयर्स का निर्माण होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। बाहर वाली, मध्य वाली, मध्य स्तरीय, और एंडोडर्म आंतरिक स्तरीय जो होती है, अंदर की तरफ जो उपस्थित है। और इन 3 रचनाओं से ही सारे जो भी ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी अंग होते हैं, सबका निर्माण सिर्फ और सिर्फ इन तीनों से ही होता है। इसके अलावा कोई और चीज नहीं होती जिससे इनका निर्माण पूरे जंतु का हो सके। तो 3 स्तरीय 3 जर्मिनल लेयर्स का फॉर्मेशन होता है और इन 3 जर्मिनल लेयर से ही होल ऑर्गेनिज्म का निर्माण होगा। वहीं कोवालेस्की नाम के साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने इस चीज को समझा और इसी चीज को और आगे बताया कि किस प्रकार से निर्माण होता है इन लेयर्स का, इन जर्मिनल लेयर्स का, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले भ्रूण जो होता है उसमें जैसे कि जाइगोट का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, तो वहां पर विदलन क्रिया होती है, क्लीवेज होता है, और उस विदलन क्रिया के बाद ब्लास्टुला का निर्माण होता है, कोरक का निर्माण होता है, ब्लास्टुला बनता है। और ब्लास्टुला जैसे ही बनता है, इसका निर्माण होते ही वहां पर जो लेयर है बाहर वाली जो लेयर होगी उसमें इन्वैजिनेशन होगा, अंतर्वलन होगा, और उस अंतर्वलन के कारण 2 लेयर्स का निर्माण हो जाता है, ठीक है, 2 लेयर्स बन जाती है, फॉर्म हो जाती है। फिर वो 2 लेयर्स 3 लेयर्स में डिवाइड हो जाती है, 3 लेयर्स में विभेदित हो जाती है। तो इस प्रकार जर्म लेयर थ्योरी दी गई कि 3 लेयर्स का फॉर्मेशन हो रहा है और इन्हीं तीनों लेयर्स से आगे जाकर पूरे जंतु का निर्माण होता है। तो 4th थ्योरी की हम बात करते हैं बेयर्स लॉ, ठीक है, जो दी थी कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर ने। अब इन्हें हम मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, ठीक, मतलब फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी हैं, जनक जो हैं भ्रूणिकी के, भ्रूण विज्ञान के, वो कहलाते हैं एरिस्टोटल, और फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर कहलाते हैं, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन आता है, कंफ्यूज नहीं होना है हमें कि फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी पूछा है या मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी। मॉडर्न पूछा है तो इनका नाम, और एम्ब्रियोलॉजी सिंपल पूछा है तो अरस्तु या एरिस्टोटल का नाम आ जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेयर्स लॉ। इन्होंने बेयर्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या बताया। जब हम बेयर्स लॉ की बात करते हैं तो इन्होंने बताया कि जो सामान्य लक्षण होते हैं, जनरल कैरेक्टर्स होते हैं, वो पहले फॉर्म होते हैं और जो स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, विशिष्ट लक्षण होते हैं, उनका निर्माण बाद में होता है, लेटर ऑन होता है, ठीक है। ये उन्होंने परिवर्धन में बताया कि डेवलपमेंट के टाइम पे, परिवर्धन के समय पे सामान्य लक्षण पहले बनते हैं, उनका निर्माण पहले होता है, और इनके बनने के बाद विशिष्ट लक्षणों का निर्माण होता है, स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर्स फॉर्म होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम उदाहरण लेते हैं तो हम बता सकते हैं कि जैसे किसी भी जंतु का निर्माण हो रहा है, किसी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक, नर्व कॉर्ड है, ये सारी जो चीजें होंगी ये सामान्य लक्षण में आती है, जनरल कैरेक्टर्स में आती है, तो इनका निर्माण पहले हो जाए, फिर स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर्स उनमें बने।
जैसे अगर हम बात करें मैमल्स की, ठीक है, इनमें हेयर्स का निर्माण होता है, बालों का निर्माण होता है, वो बाद में होगा, स्पेशल कैरेक्टर है। वैसे हम रेप्टाइल्स की बात करते हैं तो रेप्टाइल्स में स्केल्स का निर्माण होता है, ठीक है, वो भी बाद में होगा क्योंकि उनका विशिष्ट लक्षण। पक्षियों की बात करते हैं, एवीज की, बर्ड्स की, तो उनमें पंखों का निर्माण होता है, फेदर्स बनते हैं, फेदर्स का फॉर्मेशन होता है, वो भी बाद में होगा क्योंकि वो क्या है, विशिष्ट लक्षण है उस पूरी जाति का, उस पूरी स्पीशीज का, ठीक। तो यही चीज यहाँ बोली गई कि जो नॉर्मल फंक्शन है, जनरल फंक्शन है, वो पहले बन जाते हैं और बाद में जो उनके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होंगे, लक्षण होंगे, वो बाद में धीरे धीरे बनते हैं और उन्हें अलग करते जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार बेयर्स लॉ दिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ रिकैपिटुलेशन, या फिर इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम बोलते हैं बायोजेनेटिक लॉ, ठीक है। इसे दिया गया था, मुलर और हैकल ने मिलकर इसे दिया था, ठीक है। इसलिए हम इसे कई बार हैकल्स थ्योरी भी बोलते हैं कि हैकल सिद्धांत भी ये है। इसके द्वारा मुलर एंड हैकल ने बताया था कि ऑन्टोजेनी जो है, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, ठीक, यही बताया गया था कि ऑन्टोजेनी व्यक्तिवृत्तीय जो परिवर्तन है वो फाइलोजेनी जातिवृत्तीय परिवर्तन को रिपीट करता है, जिसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो व्यक्तिवृत्तीय लक्षण है, ठीक है, वो फाइलोजेनी के लक्षणों से मिल सकते हैं, ठीक है, उनके परिवर्तन से मेल खा सकते हैं। कि जैसे हमने बोला हमारी पूरी फाइलोजेनी में एग है, ठीक है, उससे युग्मनज बना, जाइगोट बना, जाइगोट में ब्लास्टुला बना, पोरक बना, गेस्टुला बना, ठीक। तो इस तरह से निर्माण हो रहा है, वो निर्माण हमें एक विशिष्ट व्यक्ति के अंदर भी देखने को मिल सकता है कि वो पूरी फाइलोजेनी में, पूरी जाति में वो चीज हमें देखने को मिली और वही चीज हमें एक पर्टिकुलर विभिन्न एक विशिष्ट जो जंतु है उसी के अंदर भी वही चीज हमें देखने को मिल रही। तो इस तरह से इस चीज को, इस थ्योरी को हम बोलते हैं कि थ्योरी ऑफ रिकैपिटुलेशन या बायोजेनेटिक लॉ, जिसमें ऑन्टोजेनी जो है वो फाइलोजेनी को रिपीट करती है, परिवर्तन जो है ये एक दूसरे को रिपीट करते हुए होते हैं, ठीक है। तो ये थी थ्योरी ऑफ रिकैपिटुलेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिक्स्थ थ्योरी की, जिसे हम जर्म प्लाज्म थ्योरी भी कह सकते हैं। जर्म प्लाज्म थ्योरी, इस थ्योरी को दिया था ऑगस्ट वीजमैन ने, और कई बार इस सिद्धांत को हम वीजमैन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो हमें साइंटिस्ट के नेम भी याद करने हैं, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है कि वीजमैन थ्योरी बताओ, ठीक। तो जर्म प्लाज्म थ्योरी ऑगस्ट वीजमैन के द्वारा दी गई थी, प्रतिपादित की गई। अब इसके अंदर इन्होंने क्या बोला, ठीक है। तो वीजमैन ने बोला कि हर जंतु के अंदर परिवर्तन से पहले, डेवलपमेंट से पहले, जब जस्ट युग्मनज का निर्माण हुआ है, जाइगोट फॉर्म हुआ है, उस समय पर जर्म प्लाज्म उपस्थित
मतलब यहाँ बोला गया कि जर्मप्लाज्म हर जंतु के अंदर उपस्थित रहता है, ठीक है। परिवर्तन से पहले जाइगोट युग्मज अवस्था, ठीक है, और उसके अंदर ऐसे कण उपस्थित रहते हैं, ऐसे पार्टिकल्स उपस्थित रहते हैं जिसके द्वारा वो संपूर्ण ऑर्गेनिज्म में, संपूर्ण जंतु में निर्मित हो सकते, ठीक। मीन्स ये पार्टिकल्स के पास पूरी कैपेसिटी है कि वो पूरे ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक। और इन्हीं पार्टिकल्स को बाद में डिटर्मिनेंट कहा गया कि ये डिटर्मिनेंट्स हैं जिनसे पूरे जंतु का निर्माण हो सकता है, पूरे होल ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन में हेल्प कर सकता है। अब हम ये बोलते हैं कि ये डिटर्मिनेंट्स क्या हैं? कुछ नहीं है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं, गुणसूत्र जो होते हैं हमारे, उन पर उपस्थित जीन्स ही हैं जिनके द्वारा पूरे जंतु का निर्धारण होता है कि किस प्रकार से उस जंतु का निर्माण होना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो जर्मप्लाज्म है वो हेरिडिटरी है, ठीक है। एक जाति से दूसरी जाति में नहीं बोल सकते हम, लेकिन हम बोल सकते हैं कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आता है। मीन्स जो हमारे जनक हैं उनसे शिशुओं के अंदर, ये जर्मप्लाज्म के अंदर जो डिटर्मिनेंट हैं, जो कण हैं, वो पास ऑन होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, ठीक है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं, हेरिडिटरी हैं, वंशानुगत हैं कि एक वंश से दूसरे वंश में ये ट्रैवल कर रहे हैं, पास कर, इसलिए हम इन्हें हेरिडिटरी भी बोलते हैं। और ये सब में उपस्थित होते हैं और इनके अंदर कुछ कण होते हैं जो कि पूरे होल ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं, ये पूरे जंतु का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये देखा जाता है जर्मप्लाज्म थ्योरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोज़ेक थ्योरी, ठीक। और मोज़ेक थ्योरी दी थी रॉक्स नाम के साइंटिस्ट, रॉक्स थ्योरी या रॉक्स सिद्धांत के नाम से भी इसे हम जान सकते हैं। सेकेंडली अगर हम बात करें तो रॉक्स ने ये बताया कि एक जो युग्मज है, एक जाइगोट जो होता है, ठीक, उसमें क्लीवेज होता है, विघलन होता है, और विघलन के बाद उसमें ब्लास्टुला का निर्माण, कोरक का निर्माण होता है, और उस कोरक में बहुत सारे ब्लास्टोमेयर्स उपस्थित रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे कोरक खंड जो होते हैं उनका निर्माण होता है, और इन्हीं कोरक खंडों से अलग अलग अंग जो हैं वो निर्मित होते हैं। मींस डिफरेंट ऑर्गन्स का फॉर्मेशन इन्हीं से होता है, ठीक है। तो उनका कहना था कि युग्मज के बाद विघलन होता है, विघलन से ब्लास्टुला बनता है, इसका निर्माण होता है, इसमें अलग अलग कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम कोरक खंड या कोरक कोशिकाएं बोलते हैं। इन ब्लास्टोमेयर्स से अलग अलग कोशिकाओं से अलग अलग प्रकार के अंग या डिफरेंट ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो सकता है। इसलिए हम ये बोलते हैं कि जो जाइगोट है वो मोज़ेक की तरह होता है कि हर सेल से, हर कोशिका से अलग अलग प्रकार का अंग बन रहा है, अलग अलग प्रकार की वैरायटी बन रही है, और उससे पूरा एक जंतु, पूरे एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो। तो इसलिए इसे बोला गया मोज़ेक थ्योरी, ठीक है, कि हर कोरक खंड के पास, हर कोशिका के पास एक वहां पर कैपेसिटी है कि वो डिवाइड कर सकता है और फॉर्म कर सकता है डिफरेंट चीजों। इसी के बाद हम बात करेंगे दूसरी थ्योरी की, जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजर थ्योरी। राइट, जब हम ऑर्गेनाइजर थ्योरी की बात करते हैं तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि
जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था स्पीमैन। ठीक है, स्पीमैन ने इस सिद्धांत को दिया था और इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया कि हर जंतु में कुछ न कुछ प्रेरित करने के लिए आसपास कुछ कोशिकाएं उपस्थित रहती हैं। ठीक है, आसपास कुछ सेल्स प्रेजेंट रहते हैं एक्टिवेट करने के लिए, प्रेरित करने के लिए। तो जो कोशिकाएं प्रेरित करती हैं किसी भी एक सेल को, किसी भी एक कोशिका को, जिससे कि वो एक विशिष्ट अंग बना सके, एक प्रॉपर ऑर्गन का फॉर्मेशन कर सके, तो उसको हम इंड्यूसर या ऑर्गेनाइजर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि ये हमारा कोरल है, ब्लास्टुला है, और यहाँ पर विभिन्न कोशिकाएं सेल्स जो हैं वो उपस्थित है सेल्स। ठीक है, अब आसपास के जो सेल्स हैं वो इस कोशिका को प्रेरित कर रहे हैं कि ये लिप बनाए, डॉर्सल लिप बनाए, पृष्ठभाग का लिप बनाए। ठीक है, तो डॉर्सल लिप के लिए यहाँ से इंडक्शंस मिल रहे हैं आसपास वाली दोनों कोशिकाओं। तो इन दोनों कोशिकाओं को हम क्या बोलेंगे, इंड्यूसर या फिर ऑर्गेनाइजर। प्रेरक बोलेंगे कि ये प्रेरित कर रहे हैं इस कोशिका को इस संरचना को बनाने में। ठीक है, अब ये अगर हम बात करें तो स्पीमैन ने दिया था। ठीक है, स्पीमैन ने फाइंड आउट किया, सर्च किया, देखा कि ये ऐसे इंड्यूसर्स, ऐसे प्रेरक हुई कोशिकाओं में उपस्थित रहते हैं जिससे कि एक विशिष्ट ऑर्गन, एक विशिष्ट अंग का निर्माण हो सकता है। ठीक है, तो इस बेसिस पर, इस सर्च के बेसिस पर स्पीमैन को 1935 में नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, नोबेल प्राइज दिया गया था इस रिसर्च के ऊपर, इस इंड्यूसर थ्योरी के बारे में बताने के कारण। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रेगुलेटिव थ्योरी, जो कि दी थी ड्रीश ने। ड्रीश नाम के साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को दिया। अब इनके अकॉर्डिंग इन्होंने ये बताया कि जो एक जाइगोट है, यूनस है, अगर उसमें किसी एक कोशिका की मृत्यु हो जाती है या कोई एक कोशिका सेल डेथ हो जाती है, कोशिका की मृत्यु या फिर लॉस्ट हो जाती है, वहां से गायब हो जाती है किसी कारणवश। ठीक है, तो भी जैसे ये गायब हो गई सपोज, तो भी पूरा जो जाइगोट है, पूरा जो युग्मनज है, वो पूरे ऑर्गेनिज्म को, होल ऑर्गेनिज्म को बनाएगा। उस जंतु में से किसी भी अंग का लॉस नहीं होगा, कोई भी अंग वहां से गायब नहीं होगा। ठीक है, ये ड्रीश ने बताया। इसलिए हम इसे रेगुलेटिव या नियमनकारी सिद्धांत भी कह सकते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार यहाँ पे बताया गया कि जो युग्मनज है उसमें अगर कोई सेल जो है, कोई कोशिका जो है, उसका लॉस भी हो जाएगा तो भी पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। किसी भी पार्ट को हम नासिक अवस्था में या रिड्यूस्ड फॉर्म में नहीं देखते वहां पर, क्योंकि अगर एक कोशिका का लॉस हो गया तो भी ये सारी कोशिकाएं मिलकर उस ऑर्गन को बना लेंगी और पूरे जो बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं, पूरे बॉडी की, शरीर की संरचनाओं को इजीली फॉर्म करें। इसलिए इसे नियमनकारी रेगुलेटिव थ्योरी कहा जाता है, जो कि दी थी ड्रीश ने। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी की हम बात करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ग्रेडियंट थ्योरी। ये ग्रेडियंट सिद्धांत, और इसे दिया था ओवेरी और चाइल्ड। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर इस थ्योरी को दिया। ठीक, इन दोनों ने ये बताया कि कोई भी जो एग है, ठीक है, उसमें दो प्रकार के ग्रेडियंट उपस्थित है। एक प्रकार का तो होगा एनिमल पोल, एक प्रकार का होगा वेजिटल पोल। ठीक है, इस प्रकार से दो ध्रुव उपस्थित रहते हैं। एनिमल पोल को हम एक्टिव पोल बोलते हैं
यहाँ पर वेजिटल पोल ही हम उसे इसलिए कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर योग जो होता है पित्तक उपस्थित रहेगा, और पित्तक उपस्थित रहेगा तो वहां पर विदलन की जो क्रिया है वो सामान्य गति से नहीं हो पाएगी, बहुत धीरे धीरे यहाँ पर विदलन हो, और उस विदलन में रेट जो है वो बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो जाएगी, धीमी गति से विदलन क्रिया हो। तो इसलिए हम इस पोल को कह रहे हैं असक्रिय पोल या इनएक्टिव। वहीं ऊपर वाले को हम बोलते हैं सक्रिय या एक्टिव, क्योंकि यहाँ योग नहीं है, पित्तक उपस्थित नहीं है, तो जो विदलन की गति है वो बिल्कुल सामान्य रहेगी, जनरल प्रोसेस से क्लीवेज होगा और डिवीजन यहाँ पर आसानी से होगा, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं सक्रिय एक्टिव। अब हम ये बोलते हैं, डोवेली ने ये बताया कि इन दोनों पोल के बीच में एक ग्रेडियंट उपस्थित रहता है जिसको हम बोलते हैं एक्सिस ग्रेडियंट, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक्सिस ग्रेडियंट, अक्षीय ग्रेडियंट उपस्थित रहता है, और उस बेसिस पर आगे जाकर डेवलपमेंट या परिवर्तन हो। एक और साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसी चीज को और आगे लेकर गए और उन्होंने बोला कि यहाँ पर दो प्रकार का ग्रेडियंट होता है, एक तो एनिमल ग्रेडियंट या एक्टिव ग्रेडियंट, सक्रिय ग्रेडियंट, और दूसरा वेजिटल ग्रेडियंट या इनएक्टिव ग्रेडियंट, असक्रिय ग्रेडियंट। इस प्रकार से दो प्रकार के ग्रेडियंट उपस्थित होते हैं, ये आगे बताया गया। और जो सक्रिय ग्रेडियंट है वो कहां से जाएगा, सक्रिय ध्रुव से असक्रिय ध्रुव की तरफ जाएगा, ठीक है। और वही वेजिटल ग्रेडियंट या इनएक्टिव ग्रेडियंट है वो कहां से जाएगा, असक्रिय ध्रुव से आगे की तरफ सक्रिय ध्रुव की तरफ जाएगा। तो इस प्रकार ग्रेडियंट थ्योरी को दिया गया डोवेली एंड चाइल्ड के द्वारा। तो ये हमारा हिस्टोरिकल रिव्यू है कि किस प्रकार से हिस्ट्री के बेसिस पर भी हम बता सकते हैं आसानी से कि कैसे थ्योरीज दी गई और उन्होंने कैसे बताया कि किस प्रकार से परिवर्धन की क्रिया होती है।